इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम सॉल्व कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर 2012 का है ये सेट पेपर। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और जो भी आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर रखें। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ज़रूर बताएं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। देखिए, अनसॉल्व पेपर है 2012 का सेकंड सेट, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ ज़रा देखिए, कुछ सेट नंबर 12 है। यहाँ देखिए, ये आपके सामने मैंने ओपन किया है। ये लिखा है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि यदि a बराबर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और b बराबर एक्स बाई क्यूब, जबकि x, y एक अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि HCF a, b क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो a बराबर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर एंड b बराबर एक्स बाई क्यूब, इसका HCF हमें निकालना है। तो a बराबर x पे घात कितनी है, 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3 बार x x x, और बाई कितनी, 2 बार, तो बाई को लिखेंगे 2 बार, बाई गुणा बाई। फिर इसी तरह से b को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो कॉमन होते हैं HCF में, जो दोनों में कॉमन होते हैं हम उनको लिखते हैं। HCF में होता क्या है, जिसमें दोनों में कॉमन दिखते हैं हम उनको लिखते हैं। जैसे x x दोनों के पास है तो मैंने यहाँ पर एक x लिखा, और यहाँ पर देखिए फिर कोई x नहीं है नीचे, तो ओनली यहाँ पर एक बाई आएगा। ठीक है, ये बाई आ गया। फिर इसके बाद एक बाई और है तो एक बाई और ले लिया, यानी 2 बाई आ गए। इसकी वैल्यू हो गई x बाई स्क्वायर। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए लिखा है, रैखिक समीकरण में 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10 का युग्म है। ठीक है, यानी दो समीकरण इन्होंने दे रखे हैं का युग्म है। यहाँ देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 2x प्लस 3y बराबर 5 एंड 4x प्लस 6y बराबर 10, युग्म बताओ। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10, इसमें युग्म बताने हैं, पेयर बताने हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमने इसको माना है। और रैखिक समीकरण यानी रेखा के समीकरण से a1x प्लस b1y प्लस c1 से और a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयरिंग करेंगे जब हम इस समीकरण की, तो a1 बराबर 2 आएगा, b1 बराबर 3 मिलेगा और c1 बराबर -5 मिलेगा, क्योंकि जो हमारा समीकरण है वो प्लस c1 है। अगर हम इसको लिखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं करके, इससे आपका क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल 0 और 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x प्लस b2 c2 बराबर 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो a1, यहाँ देखिए ये a1 आपका 2 हो जाएगा, b1 आपका 3 हो जाएगा और c1 -5। इसी तरह से a2 आपका 4, b2 आपका 6 और c2 आपका -10 हो जाएगा। फिर इसको हम कंपेयरिंग करेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, 2/4 3/6 5/10। यहाँ देखिए तीनों के पास एक ही रिलेशन तैयार होता है, 1/2 1/2 1/2, यानी ये संगत पोजीशन है। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये आश्रित संगत पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है। अब देखिए, 5 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, मूलों का योग द्विघात समीकरण में आता है। द्विघात समीकरण में लिखा हुआ द्विघात समीकरण 5 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर के मूलों का योगफल क्या है। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव केस में दिया है। द्विघात समीकरण 5 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0 के मूलों का योगफल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मूलों के योगफल निकालने से पहले हम पहले इक्वेशन को पहले ठीक तरह से लिखेंगे। -3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से माइनस हमने कॉमन लिया,
3x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0, फिर 3x² माइनस 7x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर 3, b1 बराबर -7 और c बराबर -5। ठीक है, अब मूलों का योगफल हमें इसका निकालना है, तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। देखिए यहाँ पर देखिए मूलों का योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर हमने बी और ए की वैल्यू को रखा है, ये आया 7/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन है 7/3 आ गया। यदि बिंदु P 2,-1 और Q 1,1 इस प्रकार है कि PQ बराबर 2√2 हो तो A का मान क्या होगा। ठीक है, दो बिंदु दे रखे इस प्रकार है कि PQ बराबर 2√2 हो तो A का मान ज्ञात करवा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए ज़रा अच्छा प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली से लिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है P और Q दो बिंदु हैं, x1 y1 P को मान लिया और Q के कोऑर्डिनेट को हमने माना x2 y2। ठीक, इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए x2 की जो वैल्यू है हमारी a है, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 1 और -1 प्लस 1 हो गया। फिर इसके बाद PQ की वैल्यू है 2√2। PQ की वैल्यू दे रखी है 2√2, बीच की दूरी 2√2 √a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया होल स्क्वायर। 2√2 √a² प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2a। ठीक, ये आपका हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर खोला a² प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2a और 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर खोला 2²। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और √2 का वर्ग 2। a रूट हट जाएगा a² माइनस 4a और 4 से 4 और 4 हो गया 8, तो 8 बराबर a² माइनस 4a 4 प्लस 4 8 हो गया। 8 से 8 को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, या माइनस कर दो आप, a² माइनस 4a 0 हो गया, a² माइनस 4a यहाँ से a बराबर 4a को इधर ले गए, a से a काट गया, a बराबर 4 आ गया। इसका आंसर हो गया a बराबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा बराबर लिखा है √3/2, साइन थीटा बराबर √3/2, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू को ये जानना चाहते हैं हमसे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। पाइथागोरस में लिखा है, देखिए पाइथागोरस के होता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण यानी L/K। अब पाइथागोरस में लंब हमारा √3 है और कर्ण हमारा 2 है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कर्ण हमारा 2 का वर्ग है, AB का स्क्वायर √3 का वर्ग है प्लस BC, यहाँ 4 प्लस बराबर 3 प्लस BC का स्क्वायर 4 माइनस 3 बराबर BC स्क्वायर, BC बराबर √1, BC बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा होता क्या है, कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा अगर लंब बट्टे कर्ण दे रखा है तो कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण हमारा ये दे रखा है 2 और कर्ण बट्टे लंब यानी 2/√3 ये लिखा हुआ है। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, आधार हमारा 1 है √3। ठीक है, 1/√3, √3 इसका एलसीएम हो गया √3, 2 + 1 यानी 3/√3। ठीक है, परमीकरण किया √3 का रेशनलाइज किया, √3 या नीचे है तो 3 हो गया, 3 से 3 काट दिया, वैल्यू आई √3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक घोड़ा 56 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, खेत का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा चर सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपकी बुक से लिया गया है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से यहाँ पर एक आयताकार एक खेत है, यहाँ पर घोड़ा बंधा हुआ है। ठीक है, यानी इस तरीके से ये आपका कवर कर रहा होगा, ये रस्सी से बंधा होगा और इस तरीके से इतना हिस्सा वो कवर कर रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल थीटा 90 डिग्री है। उसके बाद रेडियस उसकी है वो 56 मीटर, यानी 56 मीटर की लंबी रस्सी से बंधा है
और इस तरीके से वो घूम रहा है, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 लगा दी। आर रेडियस जो है 56 है, तो 56 का वर्ग हो जाएगा 56 गुणा 56 और थीटा 90, 7 गुणा 360, ठीक है। 7 8 56 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। इस तरीके से 22 गुणा 2 गुणा 56 यानी 2464 मीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने शायद 9th में भी एनसीईआरटी में पढ़े हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। 0.6 पे बार को सरलतम रूप में लिखिए। देखिए सरलतम रूप का मतलब होता है 0.6 पे बार। बार का मतलब होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक संख्या एक से अधिक बार आ रही है और वह संख्या बार बार आ रही है, इसलिए इसके ऊपर संख्या के ऊपर बार लगाए। तो 0.666, ठीक है। यहाँ पर इस संख्या के सामने हमने इसको x बराबर 0.66 मान लिया, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों में हमने 10 का मल्टीपल किया तो 10x, ये 10x हो गया, ठीक है। ये हो गया वैल्यू। अब इसमें दोनों पक्षों में हमने जब 10 का गुणा किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 मिनट, 10x इक्वल 6.666 दशमलव, ठीक। अब ये दोनों संख्या आ गई, इसके में हमने दोनों बच्चों में 10 का गुणा किया, ये संख्या बनी। अब 10x में से इस x को घटा देंगे, ठीक है। 10x माइनस x और 6 बचेगा, 9x बराबर 6 और x बराबर 6.9, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -12, द्विघात बहुपद। अल्फा प्लस बीटा √2 द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल √2 दे रखा और मूलों का गुणनफल दे रखा -12। तो द्विघात बहुपद में x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, x² माइनस √2x प्लस -12 बराबर 0, x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -12 बराबर 0, x² माइनस √2x माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए 12 दे रखा है और लाना है मैं √2x। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने गुणनखंड करे हैं 2√2 इंटू 3√2, देखिए 2 और 3 कितने हो गए 6, और √2 का गुणा √2 में करेंगे, ये आ गया 2, ठीक है। तो हमने क्या किया है, 2√2x में से 3√2x को घटा दिया है। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 2√2, यहाँ से हमने 3√2 कॉमन, हमने परमेयीकरण कर दिया बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस 2√2 माइनस 3√2, x प्लस √2 हो जाएगा 2 से हमने 2 काट दिया, 2 प्लस √2 आ गया, ठीक है। x प्लस 2√2 इंटू एक्स माइनस 3√2, ये बचा x बराबर -2√2, x बराबर 3 प्लस √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गा वाला क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा। दो संख्याओं का योगफल 19 दे रखा है, उनका अंतर 7 है, संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का योगफल, एक संख्या x मान लेते हैं और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का योगफल 19 दे रखा है, x प्लस y बराबर 19, और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 7x माइनस y बराबर 7। समीकरण 1 और 2 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 19 और 7 26 हो गया, x रहा 26/2, x बराबर 13 आ गया, ठीक है। अब x का मान किसी भी समीकरण में हम रख दें, हमारा मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x माइनस y बराबर 7, 13 माइनस y बराबर 7, 13 माइनस 7 बराबर y बराबर 6 आ गया, ठीक। अतः स्पष्ट है पहली संख्या x 13 तथा दूसरी संख्या y 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिर से दे दिया है। निर्देशांक ज्यामिति में 2-3 फॉर्मूले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बिंदु स्पष्ट लिखा है, बिंदु 2a, a तथा -a, -3a के बीच की दूरी बताओ। अब देखो यहाँ पर जरा 2a, a तथा -a, 3a के बीच की दूरी, तो x1 y1 x2 y2 ये हमने मान ली है, ठीक है। इसके बाद ये फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू -a है और x1 की वैल्यू -2a का होल स्क्वायर प्लस -3a -a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जरा देखिए -a और -2 -3a का होल स्क्वायर और -3a -a -4a का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16 और a साथ में लगा हुआ है तो a स्क्वायर। ये हो गया 16 और 9 25 a स्क्वायर। ठीक है, बराबर को साथ में लगाते चलते हैं। 25 का रूट हो जाएगा 5 और a स्क्वायर का a। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सभी खंड कीजिए। 3 cot a बराबर 4। जांच करो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 cot a बराबर 4। अब कॉट होता क्या है? लंब का अपोजिट, टेन का अपोजिट होता है। कॉट होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार आपका 4 हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आधार बट्टे लंब। टेन होता है लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार हमारा 4 है और लंब हमारा 3 है। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, रूट लगाएंगे, 25 हो गया। AC बराबर 25। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर हम इसको याद करना 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है लाना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ देखिए टेन की वैल्यू हम पहले से निकाल चुके हैं। कॉट का अपोजिट होता है टेन, तो कॉट हमारा 4/3 है तो टेन हमारा हो जाएगा 3/4। 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस बट्टे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 ये हो गया। इसके बाद 4 चौक 16 55 25 और 3/9/25। यहाँ देखिए 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 7/25 ये आपका आंसर आ गया। मेरी बात आप कहीं हद तक समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चन वैसे मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री में क्वेश्चन जो हैं वो छटे हुए हैं सारे। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बाहर केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बाहर केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की माप कीजिए। अब देखिए जरा ये हमने यहाँ पर बनाया है। अब आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी इसकी जो लंबाई है, रेडियस है, वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, यानी यहाँ से ये केंद्र है इसका, सॉरी केंद्र से 5 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। केंद्र से बाहर, वृत्त के बाहर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, 3 ये वृत्त के बाहर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बाह्य बिंदु से, यानी यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। अब ये सवाल किया कैसे है वो आप जरा समझ लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ से एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या खींची, यहाँ पर ये खींचा और ये आपका एक वृत्त बना दिया। वैसे आप यहीं से समझ लो तो ज़्यादा बेटर है। ये आपके सामने बना हुआ है। देखिए यहाँ समझिए, ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये पहले सर्किल खींचा, फिर इसके बाद 5 सेंटीमीटर की रेखा बढ़ाई, फिर इसके बाद क्या किया, आधी से अधिक दूरी प्रकाल में भर के ये चाप लगाए। ठीक है, फिर चाप लगाने के बाद इनको मिलाया, मिलाने के बाद एक सर्किल खींचा यहाँ से, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट आया, यहाँ से एक सर्किल खींचा इस तरीके से, डॉटेड रेखांकित जिसे कहते हैं। और फिर क्या किया, जो यहाँ पे ये कटता है वहाँ पर ही इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, ये आपका तैयार हो गया।
ठीक है, इसके रचना के चरण जो हैं वो आपको लिखनी जरूरी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 616। ये लिखा हुआ है वृत्ताकार मैदान का 616 वर्ग सेमी है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, वृत्त की परिधि बराबर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब वृत्त की परिधि होती वैसे 2πr, घेरे को परिधि कहते हैं, समझते हो गए। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 दे रखा है, r बराबर 616/2π, यानी पाई की वैल्यू 22/7। ठीक, कैंची का गुणा किया, r बराबर 616 गुणा 7/2 गुणा 22। इसको हम सॉल्व करेंगे तो r बराबर 154 गुणा 7/11 यानी 14 गुणा 7 यानी 98 सेंटीमीटर की ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से बीच की दूरी का यहाँ पर दे रखा है 2,0 और -1,4 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो यहाँ x1 y1 हमने पहले ब्रैकेट को मान लेंगे यानी पहले कोऑर्डिनेट को, और दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे, और फिर हम इसको ज्ञात करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो -1 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 का वर्ग यानी 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, यानी आंसर आपका 5 मात्रक आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर -2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, -2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा। ये ठीक है, यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको सेपरेट करके हमने लिख दिया है। कोसेक थीटा कोसेक थीटा कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 कोसेक थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा काट दिया, तो -2 कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, -2 कॉट थीटा कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोटबुक पर करके देखिए तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, परिगत माने होता है चारों तरफ, वृत्त के चारों तरफ समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज था। समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज समझते हो। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और समांतर होती हैं। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है सम चतुर्भुज में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत लिख गया, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। यहाँ पर हमने देखिए ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसके परिगत माने चारों तरफ एक वृत्त खींचा हुआ है, ठीक है। रचना है बिंदु A से तथा C से, बिंदु A को C से तथा B को D से मिलाकर एक लंब डाला। यहाँ देखिए त्रिभुज AOM और त्रिभुज CON में, यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुजों को हम कंपेयरिंग जरा कर रहे हैं, तो ये देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल AOM और एंगल COM। ये इस पर लंब डाला तो ये 90 और ये भी 90, ठीक है। और एंगल A ये आपके एकांतर कोण है दोनों के। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज COM में, देखिए सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। रचना है बिंदु A को C से तथा B D पर एक लंब डाला। ये सर्किल है, चतुर्भुज के चारों तरफ A को M तथा C को N से इस प्रकार मिलाया त्रिभुज AOM तथा त्रिभुज CON में। एंगल ABO तथा एंगल CNO, एंगल ABO वैसे तो यहाँ पर देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है एंगल AOM और एंगल CON। AOM और CON शीर्षाभिमुख कोण हो गए। एंगल A और एंगल C आपके एकांतर कोण है,
ठीक है। और आपका AMO और CNO, AMO और CNO ईच एंगल 90 है। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं जब बराबर हो जाती, दो कोण और एक भुजा, या दो भुजा एक कोण, यहाँ पर दो कोण, यहाँ पर देखिए दो कोण मिल रहे हैं, तीनों ही कोण मिल रहे हैं। इस प्रकार से जिस ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज होता है। त्रिभुज OM सर्वांगसम है त्रिभुज CON, OA बराबर OC, इस प्रकार OB बराबर OD। इस प्रकार हम लिख सकते हैं AB बराबर है CD के और AD बराबर है BC के। ठीक है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए यहाँ पर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर के अंदर ये है लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। ठीक है। आइए प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए R बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखिए sin 45 बराबर AM बट्टे OA। sin 45 की वैल्यू है 1/√2 AM/10। 10/√2 बराबर AM बराबर 10/√2, √2 का परमीकरण कर दिया है तो 10/√2 √2 होता है 2, 2 5 10, AM बराबर 5√2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार cos 45 को हम निकालेंगे। cos 45 होता क्या है? पहली बात cos 45 होता है आधार अपॉन कर्ण। ठीक है। तो यहाँ से जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा आधार हो जाएगा आपका OM। देखिए आधार वैसे ये है, लेकिन जब ऊपर से कंपेयरिंग करते हैं तो आधार उल्टा हो जाता है। जो लंब होता है वो आधार हो जाता है, जो आधार होता है वो लंब हो जाता है। तो यहाँ पे OM/10, तो OM बराबर 10/√2, √2 से √2 ये परमीकरण किया, OM बराबर 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है। AM और AB, AM आपकी आधी है क्योंकि लंब जब डालते हैं, प्रमेय है इसमें भी, किसी केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो यहाँ पे देखिए AB बराबर 2 AM हो जाएगा। AB बराबर 2 × 5√2 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, πr² θ/300। देखिए इस चैप्टर के अंदर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है वो बहुत बार आया है, तो मेरे हिसाब से आप त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को करके चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हुआ πr² θ/360, 3.14 × 100 × 90/360 × 100। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 157/2 आता है। ठीक है। 78.5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 10√2 गुणा 5√2, 2 पंजे 10, 5√2 5√2 ये हो गया 25 × 2 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 78.5 - 50 28.5। देखिए थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप करिए अपनी कॉपी पर, थोड़ा मेरी वीडियो को पोस्ट कर करके आप देख लीजिए। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, πr² - 28.4 बराबर 3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है हमारी 100, 10 थी, 10 का वर्ग हो जाएगा 100/100 गुणा -28.5, 314 -28.5, 245.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है समांतर माध्यिका। समांतर माध्यिका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम आपके सामने पढ़ दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है एक टेलीफोन केंद्र पर एक मिनट के 250 उत्तरोत्तर अंतरालों पर प्राप्त किए गए टेलीफोन कॉलों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दी गई है। कॉलों की संख्या 0 1 2 3 4 5 6, अंतरालों की संख्या 15 24 29 46 54 43 39 है। इसकी योगफल जो दे रखा है इन्होंने 250 दे रखा है। ठीक है। देखिए जरा, देखिए कॉलों की संख्या है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अंतरालों की संख्या इन्होंने दे रखी 15 24 29 46 54 43 39। ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FI है और यहाँ पर
एक्स है। एफ आई और एक्स आई का जब मल्टीपल करेंगे तो 15 गुणा 0 0 हो जाएगा, 24 एकम 24, 29 दूनी 58, 3 गुणा 46 38, ये वैल्यू आई 885। समांतर माध्य का ये पुराना फॉर्मूला है। समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए 885 बट्टे 250, एक्स बार हो रहा 3.54 काल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास, अच्छी प्रकार फेंटी गई, देखिए यहाँ लिखा अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है? इसका एक इक्का होगा या इक्का नहीं होगा, ठीक है। देखिए जरा, देखिए इक्का होता 4, गड्डी में इक्के होते 4। अब गड्डी को फेंटा जाता है और कुल पत्तों की संख्या होती 52, तो प्राय एक इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52 था 1/13। अब दूसरा क्वेश्चन है एक इक्का नहीं होगा, तो 1 में से जब हम घटा देंगे इसको, इक्का ना होने का अनुकूल परिणाम, कभी भी ना होने की बात आए तो पहले होने की बात को ज्ञात करें, फिर उसके बाद ना होने की। 1 - 1/13 यानी हो जाएगा 13 - 1/13 12/13। क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर खा है इसका, ये आपका शायद मेरे हिसाब से एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है आपका 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक समांतर श्रेणी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज को परिकलित कीजिए, यानी कैलकुलेट कीजिए कि 30 वर्षों में ब्याज कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समांतर श्रेणी बनाइए। दर 8%, इसकी एनवरा 1 वर्ष, मूलधन 1000। यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर श्रेणी साधारण ब्याज बराबर माशादा, ठीक है, बट्टे 100 होता है, ठीक। तो 1000 गुणा 8/100 गुणा 1, तो ये 100 से 2 0 कट गए, 10 8 80 हो गया। n बराबर 2 के लिए अगर निकालेंगे तो वही इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज बराबर माशादा बट्टे 100 होता है। 1000 गुणा 8/100 गुणा 2 बराबर 0 0 से कट गया, 8 दूनी 16 और 10, ये हो गया 160। एन बराबर 3 वर्ष के लिए 1000 गुणा 8 गुणा 3/1000 बराबर 240। 30 वर्षों के लिए इसी प्रकार 30 वर्षों से निकाला, अतः स्पष्ट है यहाँ पर देखिए 80 गुणा 160 240 2400, यह तो एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका जो सारबंतर आ रहा है वो एक समान है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन बहुत इजी है इस सेट पेपर के। यहाँ लिखा है, देखिए 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, 6 मीटर लंबा, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। आपको प्रश्न समझ में आ गया। 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करें आप। 6 मीटर लंबा है, 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यह ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। देखिए ऊर्ध्वाधर स्तंभ आपका ये है डी से लेके सी तक का, और इस पे लिखा है 6 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर भूमि पर छाया की लंबाई, यानी इस स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है? लंबी 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया है, ये एच है, इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी इस दूसरे वाले मीनार की ऊंचाई वो ज्ञात करवा रहे हैं हमसे। देखिए माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। यहाँ देखिए सबसे पहले ये मीनार इन्होंने दे रखी है, ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, यहाँ से इसकी 6 मीटर इसकी लंबाई, लेकिन इसकी दीवार ज़मीन पर परछाई 4 मीटर पड़ती है। इसी स्थान पर दूसरी एक मीनार है, उसकी लंबाई 28 मीटर पड़ती है। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इसके बाद त्रिभुज DEC में लंब बट्टे आधार निकालेंगे। लंब बट्टे आधार tan थीटा 6/4, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी tan थीटा का यूज़ करेंगे। लंब बट्टे आधार h/28। अब tan थीटा दोनों के पास है, इसलिए इन दोनों समीकरण को एक कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पर सेम के 6/4 गुणा h/28, 6 गुणा 28
बरा एच गुणा 4, एच बरा 28 गुणा 6 बट्टे 4, 4 सत्ते अटे यानी 2 दूनी 4, 1 14 हो गया, फिर 2 2 14 तिया 42 से कट जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस समबाहु त्रिभुज का तीसरे शीर्ष को ज्ञात करो जिसके दो शीर्ष 1,1 और -1,1 है। ठीक, देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपको मालूम है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक, इसमें एक शीर्ष हमें ज्ञात करना है। यहाँ देखिए मैंने इसको मान भी लिया x, y 1,1 -1,1। ठीक है, यहाँ देखिए x1 बराबर x और x2 बराबर 1, y1 बराबर, यहाँ देखिए x1 y1 x2 y2 ये माना हमने। फिर ए बी बराबर बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए दे रखा है, यहाँ पर पहले इसके बीच की दूरी निकालेंगे, BC के बीच की दूरी ये निकल के आई। BC के बीच की दूरी हमने यहाँ पर निकाली है आपके सामने, BC बराबर √8 मात्रक। फिर CA के बीच की दूरी निकाली है, x1 y1 x2 y2 करके ये वैल्यू निकल के आई। अब यहाँ पर देखिए AB बराबर BC है और AC बराबर BC हमने किया है। ज़रा देख लीजिए, इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ देखिए √1 - x² 1 - y² यानी AB के बीच की दूरी लगाई और √8 दोनों पक्षों का वर्ग किया, 1 - x का होल स्क्वायर 1 - y का होल स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, इसका a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसमें भी a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये समीकरण तैयार होकर आएगा x² + y² - 2x - 2y - 6 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार ये इसको ओपन करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, x² + 2x + y² 2y + 2 बराबर 8, x² + 2y y² + 2y + 2 -8 बराबर 0। ये तैयार हो गया। अब यहाँ जरा देखो, यहाँ y² बराबर x² और y बराबर x, तो यानी इस पूरे समीकरण को हमने पूरे टर्म को x में मान लिया। 2x² ये दोनों -4x - 6 x² - 2x - 3 और ये हो जाएगा x² + 2x + x², 2x - 6 2x² + 4x - 6 2 कॉमन लिया, x² + 2x - 3 x² + 2x बराबर 3। समीकरण 1 और 2 से x² - 2x - 3 x² + 2x - 3 घटाने पर इसको हम घटाएंगे, 2x² - 6 बराबर 0। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 6/2 2 3 6 x² बराबर 3 x बराबर प्लस माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 6 को हम करेंगे √1 + cos a बट्टे 1 - cos a cosec a + cot a। यहाँ देखिए जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वैसे तो ये कुछ छठवां पार्ट आपका क्वेश्चन 4 नंबर का है। जब भी इस तरह के रूट में क्वेश्चन आए तो यहाँ पर परमेयीकरण किया जाता है 1 + cos a बट्टे 1 + cos a का, क्योंकि नीचे अगर माइनस दिया है तो प्लस का करेंगे और नीचे अगर प्लस दिया होता तो यहाँ पर माइनस का करते। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 + cos a का होल स्क्वायर और 1 - cos स्क्वायर है, तो 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, तो रूट यहाँ से ख़त्म करेंगे 1 + cos a बट्टे साइन ए, 1/sin a cos a बट्टे साइन ए, ये हो जाएगा 1/sin a cosec a और cos a बट्टे साइन a बराबर cot a, LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर आमने सामने समांतर लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 बनाती है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो। यहाँ देखिए जरा क्वेश्चन, देखिए ये लिखा है आपका, मैं फिर दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। 2 खंभे हैं आमने सामने, सड़क के दोनों ओर लगे हैं, एक इधर लगा है और एक इधर लगा है। समान लंबाई की HH लंबाई मान ली। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर खंभे का ऊपर होता है। ठीक है, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण एक तरफ 60 बना दिया, एक तरफ 30 बना दिया। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। एक को पूरी पूरी जो सड़क है वो 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा 80 - x। माना बिंदु B से E के बीच की दूरी x मीटर तक, खंभों की ऊंचाई h मीटर है,
त्रिभुज ए बी ई में टेन 60 बराबर एच बट्टे एक्स अंडर रूट 3 बराबर एच बट्टे एक्स, एच बराबर एक्स अंडर रूट 3 मीटर। त्रिभुज डी ई सी में टेन 30 बराबर एच बट्टे 80 माइनस एक्स 1/√3 अच्छी एच बट्टे 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स बराबर एच अंडर रूट 3, 80 माइनस एक्स बराबर एक्स अंडर रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि एच की वैल्यू यहाँ से हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, 80 माइनस एक्स बराबर 3x और x ये हो गया 4x, 4x बराबर 80, x बराबर 80 बट्टे 4, 80 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.6। ये क्वेश्चन आपकी बुक का लिया हुआ है। 7.6 लंबी एक रेखाखंड खींचिए, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मानिए। देखिए 5 और 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे अपने कॉपी पर तो 8 और 5 होते 13 भाग। ठीक है, 5:8, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 13 पार्ट में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक 7.6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, फिर यहाँ से 13 पार्ट करें। ठीक है, 13 पार्ट करेंगे और समान लंबाई की दूरी प्रकाल में दूरी लेकर चाप लगाएंगे M1 M2 M3 M4 M13 तक। और फिर इसके बाद पहला चाप है हमारा, देखिए पहला चाप हमारा 5 पे और दूसरा चाप 8 पे, ये यहाँ पर चाप आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। फिर इसके बाद रचना के चरण लिखते हैं। ए सी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा। ठीक है, ये काम अवश्य करना है क्योंकि ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 नंबर में 2 नंबर आपके रचना के चरण के होते हैं और 2 नंबर आपके चित्र के होते हैं। तो चित्र हम पहले बना चुके हैं, रचना के चरण ये हैं आपके। ठीक है, ये काम अपने को करना ही करना है। देखिए यहाँ पर M5 आ गया, देखिए यहाँ पे M5 लिखा है, वो वहाँ पर 4 हो गया मेरे से, आप मैंने सही कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज पी क्यू आर की बजाय पी आर आर टी एस लिखा है, जबकि आर पी क्यू और आर टी एस समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर दो भुजाएं जिस पर एस और टी बिंदु विद्यमान है, इस प्रकार स्थित हैं। ठीक है, एंगल पी बराबर लिखा है आर टी एस, एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस और एंगल और त्रिभुज आर पी क्यू बराबर समरूप त्रिभुज आर टी एस। यहाँ देखिए आर पी क्यू और आर टी एस में एंगल आर दोनों के पास है। ठीक है, और एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, ये समरूप हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जरा देखिए, पढ़िए, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यदि किसी आयत की लंबाई में, देखिए ये आपका द्विघात उसका है ना, द्विघात का ही है, यदि किसी बीजगणित का सवाल है। यह लिखा है यदि किसी आयत की लंबाई में, थोड़ा जूम में कर दे रहा हूँ, यदि किसी आयत की लंबाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 2 इकाई की कमी कर दें तो क्षेत्रफल में 28 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है। यदि उसकी लंबाई में 1 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 33 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न को समझने की कोशिश करना, एक बार मैं दोबारा से पढ़ दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि किसी आयत की लंबाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी है, लंबाई की बात कर रहे हैं, और चौड़ाई में 2 की कमी कर दी है तो क्षेत्रफल 28 वर्ग इकाई में की कमी आ जाती है। ठीक है, 28 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है। फिर इसके बाद यदि इसकी लंबाई में 1 की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में 33 वर्ग इकाई वृद्धि हो जाती है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन को ज़रा देखिए मैंने कैसे किया है। आयत की लंबाई x मान ली और चौड़ाई y मान ली। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या लिखा है? सबसे पहले आयत की लंबाई में 2 की वृद्धि कर दी, लंबाई में, लंबाई हमारी x थी और चौड़ाई में 2 की कमी कर दी, x + 2 y - 2, तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है? इसके क्षेत्रफल में 28 की कमी आ जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। xy - 2x + 2y - 4, xy से xy कैंसिल हो गया, -2x + 2y + 24 बराबर 0, -2 कॉमन लिया, x - y - 12 बराबर 0। ठीक है, 2 चला गया 0 में, x - y बराबर 12। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी में फिर में लिखा है यदि इसकी लंबाई में 1 की कमी कर दी जाए, लंबाई में 1 की कमी कर दी और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 33 की वृद्धि हो जाती है। इसको मल्टीपल कर दो, ये समीकरण नंबर 1 बना, ये 2 बना।
इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 12, 2x माइनस वाई बराबर 35, वाई से वाई कट गया, माइनस एक्स बचा, 35 में 12 बार 23, माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 23 आ गया। एक्स का मान समीकरण 1 में रखना चाहो 1 में रख दो, 2 में रखना चाहो तो 2 में रख दो। एक्स माइनस वाई बराबर 12, 23 माइनस वाई बराबर 12, ये हो गया वाई बराबर 11। अतः स्पष्ट है आयत की लंबाई 23 तथा चौड़ाई 11 है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ा 23 गुणा 11 253। अगला क्वेश्चन जो है मैंने अथवा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर देखिए अथवा में जो क्वेश्चन दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सवाल है, n पदों का योगफल 1/2 n+1 श्रेणी का 15वां पद ज्ञात करो। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व किया है। सवाल है 15वां पद ज्ञात करो, Sn बराबर n/2 n+1 लिखा है, n बराबर 1 2 3 डॉट 15 रखने पर S वन बराबर 1/2 गुणा n बराबर 1 रखेंगे 1/2 गुणा 1 ठीक है, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल है, S बराबर 1, रेस्ट 2 बराबर 2 1/2 गुणा 2 2 + 1 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 आ गया। फिर S3 बराबर 1/2 3 गुणा 3 + 1 ये हो गया 4, ठीक है, 4/2 2 या 4 6। फिर इसमें n पदों का योगफल हमें निकालना है, तो योगफल निकालेंगे S15 बराबर n/1/2 n+1। तो 15 पदों का 15वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 15 रखेंगे 1/2 15 गुणा 16 2 8 जा 16 हो जाएगा, 15 8 120 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 डॉट डॉट 15वां पद निकालना है, a बराबर 1 d बराबर 2 - 1 an बराबर 15, यहाँ श्रेणी का nवां पद हो जाएगा an बराबर a + n - 1 इंटू d। 15 बराबर 1 + n - 1 15 - 1 बराबर n - 1, ये आ गया n बराबर 15। देखिए ये सॉल्व हुआ है पूरा, श्रेणी का nवां पद निकाला है 15 आ गया। देखिए एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब देखिए समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लंबाई इसकी ज्ञात करनी है AM या शीर्ष लंब भुजा 2a है। अब देखिए वैसे बहुत सिंपल प्रश्न है, पुरानी किताब से ये दिया हुआ है, 2a ये हो जाएगी और a ये हो गई। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, AB का वर्ग बराबर AM का स्क्वायर धन BM का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर हो गया AM प्लस a, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे, AM स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, AM बराबर a√3, ये हो गया। अगर लास्ट क्वेश्चन है इसका, यानी शीर्ष लंब की लंबाई है, AM की लंबाई आ गई a√3 मात्रक। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन लिखा बिंदु x, y -5, 7 x, y और -5, 7 और -4, 5 सर्रे के, तो सिद्ध करो 2x + y + 3 बराबर 0। ये 3 बिंदु यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए सिद्ध करना है 2x + y बराबर 3, x, y -5, 7 और -4, 5, x1 बराबर x, y1 बराबर y, x2 बराबर -5, y2 बराबर 7, x3 बराबर, ये हमने मान लिए सर्रेख होने का प्रतिबंध होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0 होता है, ठीक है। चाहे इधर कर लो आप, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने रखी, ये हमारा समीकरण तैयार होगा 2x + y + 3 बराबर 0, ठीक है। विकीपीडिया चैनल के माध्यम से अगर फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय को ज़रूर दें, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, समझेंगे और व्यक्त भी करेंगे, वीडियो बनाएंगे इस पर। तो देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।